गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं आज आपसे लाइव बात करने आया हूं अपने ज़िंदगी के बारे में। लेकिन मैं अपने बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। जी इरशाद भाई, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चलिए, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहूंगा गौरव भाई कि अगर बीच में आवाज़ डिस्कनेक्ट होती है तो थोड़ा आप मुझे कोऑपरेट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम सर। जी, क्योंकि स्क्रीन तो मैं देख सकता नहीं हूँ, तो एक आभास के आधार पे मैं बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा परिचय है कि मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गोला बाजार से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को तकरीबन 10 साल पहले मैंने जाना था। तकरीबन 10 साल हो गए और मैं सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ उस परवरदिगार का जिसने मुझे ये जिंदगी दी इंसान के रूप में, और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में आ पाया। साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी थैंक्सफुल हूँ जिसने मुझे ये अवसर दिया जिससे आज मेरी ये पहचान बनी। और वो कोई और नहीं, वो हमारी अपलाइन, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन। मैं चाहूंगा कि मैं जब उनका नाम लूं तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए, और वो है डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर रमेश नारायण राय। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में जरूर आप जहां भी बैठे हों एक ताली जरूर बजाएं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज शायद मेरी जिंदगी में ये पहचान नहीं होती। और मैं थैंक्सफुल हूं वेस्टीज मैनेजमेंट का कि जिसने इतने शानदार प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया, इतनी शानदार सोच के साथ, जिस प्लेटफॉर्म ने मुझ जैसे इंसान की भी जिंदगी को बदल दिया, जिसने मुझ जैसे इंसान की भी जिंदगी को बदल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं इन तमाम चीजों का थैंक्सफुल हूं और साथ ही साथ अपनी तमाम प्यारी डाउनलाइंस का थैंक्सफुल हूं और अपने तमाम मिलने जुलने वालों का और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शुरुआत के समय मुझे बहुत नो किया और बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत मजाक उड़ाया। मैं उनका बहुत शुक्रिया हमेशा अदा करता हूं, क्योंकि अगर वो इतना नहीं करते तो शायद एक जुनून मेरी जिंदगी में पैदा नहीं हुआ होता और एक जिद पैदा नहीं हुई होती, और वो उस जिद और उस जुनून ने मुझे यहाँ पहुंचाने में मदद नहीं की होती। मैं आज इस पूरे प्रोग्राम को 2 हिस्सों में करूंगा। थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में बात करूंगा और फिर इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा कि इस बिजनेस को मैंने करने में क्या क्या चैलेंजेस लिए और इस बिजनेस को आगे करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें अपने अंदर अपनाई। और लास्ट में आप परेशान नहीं होइएगा, मैं आप सबके सवालों को भी लूंगा। अगर आप में से कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहेगा तो निश्चित रूप से मैं उनको कोऑपरेट करूंगा और उनको जरूर संतुष्ट करने का, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ और उसके कुछ साल बाद, मतलब मैं छोटा बच्चा था, अभी समझ नहीं थी दुनिया की, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया। और मेरी मम्मा को उस वक्त एक जॉब करनी पड़ी। मेरी मम्मा पढ़ी लिखी थी तो उनको गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई और उन्होंने ही मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। ऐसे हम लोग 2 भाई 5 बहन हैं। आज इस संसार में मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं और मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ एक टीचर का बच्चा, जो बेसिक स्कूल में पढ़ाने वाली, आप समझ सकते हैं उनकी कितनी तनख्वाह रही होगी। लेकिन ये उनकी मेहनत है कि मेरे जैसा इंसान आज आप सबके सामने बोल रहा है, और मेरी सफलता का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मैं उन्हीं को देता हूं। मैं अपनी तमाम सफलताओं को उनके चरणों में नमन करता हूं और उनके कदमों में ये मेरी सारी सफलताएं हैं।
क्योंकि आज अगर उनकी दुआएं नहीं होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इतना कामयाब नहीं हुआ होता। मैं छोटा बच्चा था, मेरे घर की बहुत सारी दिक्कतें थी। मेरी माँ का एक ख्वाब था कि मैं जैसे ही बड़ा होऊंगा मेरे घर की दिक्कतें दूर होंगी। उन्होंने मुझे बहुत लाड से प्यार से पढ़ाया लिखाया, जैसा कि आमतौर से एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं हाई स्कूल में क्लास 8 तक तो मैंने उन्हीं के साथ पढ़ाई किया। तो आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने उनसे इंग्लिश भी पढ़ी है, मैंने उनसे उर्दू भी पढ़ी है, मैंने उनसे हिंदी भी पढ़ा है और मैंने उनसे अरबी भी पढ़ी है, और मैंने उन्हीं से जो है मैथमेटिक्स वगैरह भी क्लास 8 तक पढ़ा है। तो जो कुछ भी पढ़ा क्लास 8 तक तो मैंने उन्हीं से पढ़ा है, क्योंकि कुछ मेरी भी मजबूरियां थी जिस वजह से हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। क्योंकि हम लोग, आप समझ सकते हैं कि नौकरी से मेरा अपना ये मानना है कि अगर ईमानदारी से नौकरी की जाए तो उससे दाल रोटी पूरी की जा सकती है, लेकिन उससे चाहतों वाली जिंदगी नहीं जी जा सकती। तो शायद मेरी माँ की अपनी कुछ रही होगी वजह, जिससे उन्होंने कभी हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। तो हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए, उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़े हुए लड़के थे। जब हाई स्कूल में मैं गया तो मेरी पढ़ाई को देखकर मेरे टीचरों ने कहा कि मैडम आपका लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, और इसको बड़ा होकर के और जब मेहनत करता है तो इसको आप डॉक्टर बनाइए। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में हम सब से, जब हमारे माँ बाप भी, हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है, तो हम जब बच्चे होते हैं या आज हम अपने बच्चों से भी यही पूछते हैं, अच्छा बताओ बताओ, मामा जी को बताओ, फूफा जी को बताओ, मौसा जी को बताओ, बड़े होके क्या बनोगे। और हमारा बच्चा उस वक्त बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोच के देखिए, जब वही बच्चा बड़ा होता है, हाई स्कूल में जाता है, और फिर जब 10+2 में एडमिशन कराता है, तो उसी बच्चे से कहा जाता है कि देख बेटा, मेहनत से तो पढ़, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर बना पाऊंगी। हाँ, अगर तेरे अंदर क्षमता है, तू इतनी मेहनत कर सकता है, तो तू मेहनत कर, और अगर तुझे कहीं से कोई छात्रवृत्ति मिल जाती है तो तेरा अगर एडमिशन तेरा हो सकता है तो तू करा लेना, लेकिन बेटा देख, मेरे भरोसे नहीं करना। उस वक्त शायद मुझे बहुत अजीब सा लगा होगा। मैं आज आप में से बहुत सारे बैठे हुए लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, जरा आज आप अपनी जिंदगी पे गौर करके देखिए, क्या आज कहीं आपकी भी जिंदगी ऐसी ही तो नहीं? क्या आज कहीं आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही तो नहीं सोच रहे हैं कि जब वो छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब असल वक्त आता है तब आप कोई ना कोई एक्सक्यूज देना शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप सोच के देखिएगा ये जिंदगी आपकी भी ऐसी ही है, तो एक बार प्लीज इस सेशन को बहुत सीनियरिटी से, बहुत सिंसियरिटी से, बहुत जो है कंसंट्रेट होकर के इसमें रहिएगा। क्योंकि एक चीज आज आपको समझ जरूर मिल जाएगी कि अगर आज इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करके मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, तो निश्चित रूप से आप सबकी भी जिंदगी में ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। सो माय डियर सर, मैंने एक बात समझ ली कि यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं मेरे परिवार से, और मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ना शुरू किया। मैं पूरे दिन रात मिला करके 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ता था, और फिर धीरे धीरे मेरे सर में दर्द होने लगा और मेरी आंख खराब होने लगी, चश्मा लग गया। तो लोगों ने सोचा कि बहुत मेहनत कर रहा है, शायद इस वजह से इसको पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन नियति को मंजूर कुछ और था, तो उसने वो खेल खेला। हो सकता है कि अगर मेरी माँ ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एडमिशन करा दिया होता तो शायद उसको और दर्द हुआ होता, क्योंकि मैं जब 10+2 करके बीएससी में एडमिशन कराया, अभी मैं बीएससी कर ही रहा था, तभी मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हुई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस समय हमारे गोरखपुर के डॉक्टरों ने इस बीमारी को नहीं पकड़ा था। बाद में धीरे धीरे जब बहुत सारी जांच हुई तो पता चला कि ये आरपी है, यानी रेटिनोपैथी पिगमेंटोसा है। और इसको लेकर के मैं बहुत हताश हुआ, निराश हुआ, मेरी पढ़ाई छूट गई,
मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया, मानो लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। आज कहना बहुत आसान है, लेकिन जब उस वक्त को सोचता हूं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू आने लगता है। जिंदगी वहीं से मेरे माँ के सपने टूट गए। मेरी माँ को लगा कि शायद इस दुनिया में अगर सबसे बुरा कुछ हुआ तो उसके साथ हुआ, क्योंकि उसका एक सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे घर की तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बहरहाल जिंदगी आगे बढ़ी और बहुत सारी बातें हुई। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। फिर कुछ डॉक्टरों ने मुझे राय दी कि देखो ये बीमारी है, क्योंकि तब तक मैंने जापानीज, ब्रिटिश, अमेरिकन डॉक्टरों से मुलाकात कर लिया था। उन सबों ने मिलकर के ये बात कह दी थी। हिंदुस्तान में एक बैच आया हुआ था, तो उनसे मेरी जांच हुई थी। उन सबों ने कह दिया हाँ ये आरपी है और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ना कि हिंदुस्तान में बल्कि यूरोप में भी इसका कोई इलाज नहीं है। और एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अब मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं है, डॉक्टर आशीष घोष, जो कि मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, एचओडी थे आई डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देख बेटा, ये 4 लाख लोगों में से एक लड़के को होता है, एक इंसान को होता है, और तू 4 लाख लोगों में से एक है, तो तू इतना निराश नहीं हो और परेशान मत हो। तेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं एक बात तुझसे कहूंगा, तू इसके चक्कर में अपना समय और पैसा दोनों मत बर्बाद कर, क्योंकि तेरी आंख ठीक होने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि ये 4 लाख लोगों में से बीमारी एक आदमी को जरूर होती है, और अभी इसका अमेरिका में रिसर्च चल रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है अगर इसका कोई इलाज निकलेगा तो तुझे इसके बारे में खबर तो मिल ही जाएगी, क्योंकि तू बैठने वाला तो है नहीं, खोजेगा। और इस बात ने मुझे बहुत निराश भी किया, लेकिन इस बात ने मुझे एक आशा भी दी। मेरे मन ही मन एक बात चलने लगी कि 4 लाख लोगों में से मैं अकेला एक हूं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि यानी कुछ ना कुछ तो है मेरे अंदर। लेकिन डिप्रेशन इतना ज्यादा था, और जब मैं लोगों की बात सुनता था, तरह तरह की बात, कोई कहता था बेचारा ऐसे हो गया, कोई कहता था वैसे हो गया, कोई कहता था ये हो गया, कोई कहता था पता नहीं कौन सा पाप किया था, तो कोई मेरे माँ बाप को भी कोसता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं इस बेचारगी वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, और इसके लिए मैं इस हद तक पहुंच गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने 1-2 बार प्रयास भी किए, लेकिन यही है कि ईश्वर को जो मंजूर है, रब को जो मंजूर है वही होता है। तो धीरे धीरे मेरी तबीयत और खराब होने लगी, मैं और ज्यादा फिजिकली भी परेशान हो गया, और मुझे कई कई रात नींद नहीं आती थी। पागलों जैसी मेरी स्थिति हो गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, बहुत संभाला उस सिचुएशन में, और आप यकीन मानिए, मैंने जब मेरी आंख खराब हुई तब मुझे लगा कि लोग सही कहते हैं कि उगते सूरज को हर इंसान सलाम करता है। क्योंकि जब मेरी आंख खराब हुई ना, तो मेरे सारे क्लासमेट, मेरे सारे रिश्तेदार, सब ने मुझे छोड़ दिया, और उनको लगा कि शायद अब खत्म हो गया इरशाद। कुछ समय बीते, करीब करीब 5 साल और बीत गए, और फिर मेरी माँ ने मुझे धीरे धीरे कहा कि जाओ नौकरी कर लो। और जैसे ही वो नौकरी का नाम ली, मुझे अंदर से एक बात पैदा हुई कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। ये बात मैंने तय किया था जब मैं इंटर में एडमिशन कराया था तब, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मुझे हिला के रख दिया। मेरे घर से बहुत प्रेशर पड़ा। मैंने लास्ट में अपनी माँ से कहा कि देखो मम्मा, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे दिल में नौकरी की इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं आज पला बड़ा हूं तो उसी नौकरी की बदौलत, उसी की तनख्वाह से, लेकिन मैं वैसी जिंदगी जीना नहीं चाहता जैसा जिंदगी मैंने जिया है। मैं नहीं चाहता कि अगर फ्यूचर में मेरे बच्चे हों तो मैं उनको ये कह पाऊं कि मेरे पास वो हैसियत नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर बना पाऊंगा, मैं तुझे इंजीनियर बना पाऊंगा। और मैं
इतने कहने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन मम्मा, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। और जब मैं ये बात कहा तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के रिएक्शन क्या होंगे। और माय डियर सर, मेरे घर में ही, बाहर की तो बात छोड़िए, मेरे घर में ही कुछ लोगों ने कहा, रस्सी जल गई भाई लेकिन ऐंठन नहीं गई। कुछ लोगों ने कहा कि एक कहावत सुनी है, आंख के अंधे और नाम नैन सुख। और मुझे अंदर से हंसी भी आती थी, रुलाई भी आती थी। मैं सोचता था कि क्या से क्या मैं हो गया। बहरहाल मेरी माँ ने बहुत समझाया और कहा जाओ एक इंटरव्यू दे दो रेलवे में। मैं आया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जब इंटरव्यूअर से मिला तो मुझे तो नौकरी अंदर से करनी नहीं थी। मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए तो उसने कहा कि ये बताओ कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो कि हिसाब किताब पूछने आए हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ स्कोप क्या है, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ पे। तो उसने कहा यार ये नौकरी जो है सरकार इसलिए देती है ताकि तुम लोगों की जिंदगी जो है किसी तरीके से कट जाए, और मैं जिंदगी काटना नहीं चाहता था। मैं दया भाव वाली जिंदगी जीना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा तुमको क्या लगता है जीएम थोड़े बन जाओगे? अरे डी ग्रेड में यहाँ किसी तरह तुम लोगों को बस एक मिल जाएगा। और देखो एक दो सूरदास जी लोग यहाँ पे हैं और उनसे पता कर लो, उनको कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं देता है। उनसे लोगों ने फाइल इधर उधर लोग करवाते हैं और तुमको भी यही मिलेगा और बदले में इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारा रोटी दाल तो चल ही जाएगा। और मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। तो मैंने ये तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए ये नौकरी करनी नहीं है। फिर मैंने उनसे 2-4 बात पूछे, वो मेरे ऊपर नाराज हो गए। तो मैं यही चाहता भी था कि चलो किसी तरह से जान बचे। मैं चला गया फिर वापस घर। मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा देख मम्मा कुछ हुआ नहीं, और उसमें तो मैं फेल हो गया। उसने कहा सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो फार्म भर के गया था कि तुम ब्लाइंड हो, उसमें फेल होने का क्या सवाल उठता है। मैंने कहा हो गया होगा, हो सकता है वहां ज्यादा लोग आ गए होंगे, कुछ कम ही सीट रही होगी। बहरहाल अब उसने कुछ दिनों बाद फिर मुझसे पूछा तब क्या करोगे। आप यकीन मानिए तब मुझे ये समझ नहीं थी कि बिजनेस कहते किसको है। तब मैंने उससे कहा मुझे बिजनेस करना है। तो उसने कहा क्या करोगे? तो मैंने कहा दुकान खोलेंगे। क्योंकि आमतौर से आम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हम जैसे लोग यही तो समझते हैं ना कि दुकान एक बिजनेस है। ये तो अब पता चला, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उतनी छानबीन किया तब पता चला कि वो ये बिजनेस नहीं था, वो तो खुद की नौकरी थी जहां हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे थे। मैंने दुकान खोली, 1.5-2 साल दुकान चलाई मैंने। रेडीमेड होजरी आइटम प्लस उर्दू अरबी फारसी की होलसेल और फुटकर का काम किया मैंने। लेकिन 2 साल के अंदर मुझे एक बात समझ में आ गई कि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता था वो यहाँ नहीं है। लेकिन उस दुकान ने मुझे बहुत मदद किया डायरेक्ट सेलिंग करने में। आप यकीन मानिएगा आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस दुकान से मुझे कुछ तजुर्बा हो गया कि मैंने लाखों रुपए की पूंजी लगा के ऐसा भी दिन देखा था जब 1 रुपया नहीं बिकता था, और ऐसे भी दिन देखे थे जब पूरे दिन में 10-15 हजार रुपए की बिक्री हो जाती थी। तो एक बात समझ में आ गया था कि जहां लाखों रुपए लगे वहां भी कभी कभी मौसम ऐसा आता है, दिन ऐसा आता है कि 1 रुपए की बिक्री नहीं होती है। तो मैंने एक बात वहां से सीखी थी। लेकिन 2 साल बाद मुझे लग गया यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने अपनी माँ से कहा और मेरी माँ पूरी मेरे ऊपर फायर हो गई। मेरे पिताजी जो है हिंदी अंग्रेजी वाली जितनी आती थी सब मेरे ऊपर उधेल दिया। बहरहाल मैंने किसी तरह से समझाया उन लोगों को, लेकिन वो लोग बात माने नहीं। फिर मैं अपनी जिद पे आ गया। तब उन लोगों ने पूछा करोगे क्या? तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, पब्लिक कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और 5 साल तक मैंने उस इंस्टीट्यूट को चलाया। उसी इंस्टीट्यूट को चलाने के दौरान मुझे एक बात समझ में आ गई कि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं इस इंस्टीट्यूशन पे काम करता हूं, और इस इंस्टीट्यूशन फील्ड में जाने के बाद मुझे जो पैसा बचता है महीने का, वो पैसा शायद इतना नहीं होता जिससे मैं ये
समझूं कि मैं एक अच्छा इंसान, एक अमीर आदमी हूं, तो एक बात वहां समझ में आ गई कि जिंदगी इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मेरी आवाज मिल रही है ना गौरव भाई? हाँ जी, चलिए ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक सर। तो एक बात वहां पे समझ में आ गई कि जिंदगी में मैं जो चाहता हूं वो वहां से मिलने वाला नहीं है। और तभी मेरे बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे ये बात कही कि आप जो है इस बात को सर और इंस्ट्रूमेंट बढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं और देखते हैं सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कहा देखो भाई, वो समय था 2010 का। मैंने कहा देखो भाई, मेरे स्कूल इंस्टीट्यूट से जितने बच्चे पढ़ के निकले हैं उनमें से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब की बदौलत जो तनख्वाह पा रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है कि वो अब प्राइमरी स्कूलों में जाकर के कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो जरा एक बात सोचो कि जब बच्चे पढ़ के आगे बेसिक निकलेंगे और वो क्लास 1 2 3 नर्सरी में ही उनको कंप्यूटर की ABCD का ज्ञान हो जाएगा, तो ये बताओ हमारे यहाँ बेसिक पढ़ने आएगा कौन? दूसरी बात, आज मल्टीमीडिया सेट आ गया है और जो लोग हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानते वो भी मल्टीमीडिया चला रहे हैं। तो एक बात बताओ सर, आप लोग खुद सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे 10-20 लाख रुपया बैंक से लेके लगा भी दूं तो उसके स्कोप क्या है? क्या वो पैसा मुझे रिफंड आएगा? क्योंकि तब तक आप यकीन मानिए मेरे ऊपर 12 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे। तब मैंने यह निर्णय लिया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी मैंने उसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक बात समझने की शुरुआत किया कि ये आमदनी बढ़ती कैसे है, इंसान अमीर बनता कैसे है। और माय डियर सर, आप सबको बताऊं कि तब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, मल्टीपल ग्रोथ क्या होता है, और टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है। और तब मुझे पता चला था कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। जब ये सारी बात मैं समझ गया तब मैंने एक बात समझी कि यार अगर पैसिव इनकम बनाना है तो जो बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। तब मुझे ये समझ में आया था कि वो जो दुकान में चला रहा था, ये जो मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ये एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है और इससे हम कभी भी बड़ी आमदनी या एक फ्रीडम वाली जिंदगी नहीं जी सकते। जब ये बात मुझे समझ में आ गई तब मैंने एक काम किया कि खोजना शुरू किया। और मेरा अपना ये मानना है कि खोजने से खुदा मिल जाता है, खोजने की हिम्मत तो करो। तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली, डायरेक्ट सेलिंग पे मैंने बहुत जानकारी ली और तकरीबन 72 कंपनियों का प्लान मैंने समझा। उन 72 कंपनियों में से मैंने वेस्टीज को अपने लिए चुना कि वेस्टीज के साथ काम करना है। और फिर मैंने वेस्टीज के साथ एसोसिएशन किया अपनी अपलाइन मिस्टर रमेश नारायण राय की रहबरी में, और फिर मैंने वेस्टीज को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये एडॉप्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना थी। मैं अपने घर गया और मैंने अपने मम्मी और पापा से ये बात कही। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस मीटिंग के अंदर भी ऐसे होंगे जो नए लोग होंगे, और वो भी यहाँ से मिलने के बाद अपने माँ बाप से जाके, अपने गार्जियन से जाके ये बात कह सकते हैं। तो मुझे जो जवाब मिला जरा सोचिएगा। मेरी मम्मा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सिर्फ बर्बादी करने के लिए पैदा हुए हो। दुकान चलाए, दुकान बर्बाद कर दी, अब इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है और तुम कह रहे हो कि अब वो काम नहीं करना है। और यही काम मिला था तुमको। मेरे स्कूल में लोग बताती हैं ये बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए, उनकी भतीजी बर्बाद हो गई, उनका बेटा बर्बाद हो गया। मैंने कहा मम्मा मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि मैं जो काम अडॉप्ट कर रहा हूं उसमें बर्बादी की क्या वजह है। मुझे तो इसमें कोई बर्बादी समझ में ही नहीं आई।
कि ऐसा इंसान इसमें बर्बाद कैसे होगा। अरे सिंपल सा काम है, हम नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, हम टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, चाय पीते हैं, चाय पत्ती यूज करते हैं। मम्मा आज हेल्दी रहने के लिए लोगों को जो है सप्लीमेंट्स की नीड है। तो उसने कहा बाप दादाओं ने तो कभी यूज किया नहीं था, तुम क्या करोगे, सब फालतू चीजें हैं, ये सब बेकार की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। मैंने कहा मम्मा बस अपनी अपनी समझ है, मैं इसके बारे में अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस काम को करना चाहता। अब मेरे घर में महाभारत छिड़ गया, मेरे पापा ने बहुत सख्ती दिखा दी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। जिंदगी में मैंने अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन मुझको पता नहीं कैसे क्या हुआ, शायद रब को यही मंजूर था, मैंने कह दिया बस यही हो गया। मुझे 1 साल अपनी जिंदगी का अपने हिसाब से जीने को चाहिए, ताकि मैं मरूं तो आप लोगों के खिलाफ ये शिकायत न रहे मेरे दिल में कि मैं अपना मर्जी का कुछ कर नहीं पाया। हाँ, 1 साल अगर के बाद अगर मुझे लगा, आपको मैं हिसाब दूंगा, अगर 1 साल के बाद आपको लगता है कि ये बेकार काम है तो फिर जो कहिएगा मैं वही कर लूंगा। अगर आप कहिएगा नौकरी करना है, मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन 1 साल तक मुझे ये काम करना है। फिर मैंने यह निर्णय जब लिया तो उन लोगों ने भी अपनी चाल चल दी, क्योंकि कितना भी तो माँ थी ना, उनको पता था मेरी औकात कितनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा आज से तुझे घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। और उस वक्त मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने कहा मंजूर है, अगर मैं आपकी असल औलाद हूं तो आज के बाद आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने बड़े आसान बात उनसे कह दी थी? क्या आपको लगता है कि बड़े आराम से जो बातें मैंने कह दी थी वो बड़ा रिलैक्स मूड में मैंने कह दिया था? तो माय डियर सर, मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपने जो कह दिया, जो निर्णय ले लिया, अब उस निर्णय को सही साबित करने के लिए आपको काम करना है। अब ये तो आपके लिए चैलेंज था। तब उन लोगों ने और मुझे सारी बात तय हो गई। जब मैंने यह निर्णय लिया था तो मजे की बात यह थी कि मेरे पास सिर्फ 60 रुपए थे, 10-10 के 6 नोट। और मैंने अपने जो है बड़े भाई को फोन किया, रमेश जी को। मैंने कहा सर कहाँ हैं? कहा भाई बताओ क्या बात है? मैंने कहा भाई मुझे वेस्टीज करना है। कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, ये मैंने निर्णय लिया है। कहा वेलकम है, स्वागत है, लेकिन भाई मैं नींद में नहीं न हूं। मैंने कहा नहीं, होश हवास में है आप, मैं भी होश हवास में हूं, आप आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि उनकी भी अंदर से चाहत थी कि मैं वेस्टीज करूं, और मैंने तो कह ही दिया कि मैं वेस्टीज करूंगा, आ जाइए। तो वो आए, फिर मेरी उनसे सारी बातचीत हुई। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पास सिर्फ 60 रुपए है। मजे की बात यह है कि तब उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पैसा दूंगा क्या? मैंने कहा मैंने आपसे पैसा मांगा कहाँ है? मैंने तो आपको बताया है मेरे पास 60 रुपए हैं और मुझे वेस्टीज करना है, मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा हूं। तब उन्होंने कहा तब? मैंने कहा अब आप बताएंगे आगे कि करना क्या है, लेकिन करना है ये तय। और तब मैंने उनको पूरी घटना बताई कि मम्मी से ऐसे ऐसे हो गया, और कल रात 12 बजे मेरी डिस्कस हो गई मम्मा से फिर से। मैंने खाना खाया नहीं था, मूड बहुत डिस्टर्ब था, तो इसी बात पे मेरी उनसे डिस्कस हो गई। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सारी कही, मैंने भी ये बात कह दी। उन्होंने कहा भाई सोच समझ के बोलना चाहिए ना। मैंने कहा सर बोलने से पहले थोड़े सोचना था, वो तो जो होना था हो गया, अब आगे रास्ता बताइए। तो उन्होंने मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट की जानकारी दी, मार्केटिंग प्लान की जानकारी दी, और मैंने उनको ध्यान से सुना। मैंने कहा ठीक है अब आप चाहिए। मैंने कहा फार्म वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है वो सब की बात छोड़ो, अब तुम बताओ करना कैसे है तुमको। मैंने कहा ठीक है, मेरा क्यों क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, कैसे तो आप हैं ही, बाकी लोग तो हैं ही।
और माय डियर, मैं आप सबको ये बात बताना चाहूंगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट, बहुत आसान नहीं था मेरे लिए और ये निर्णय लेना भी। लेकिन आज उस परवरदिगार का मैं शुक्रगुजार हूं कि उस 60 रुपए पॉकेट में रख करके लिया हुआ निर्णय मैंने तकरीबन 90 लाख रुपए वेस्टीज से कमाए। ना कि अपना पैसा कमाया हूं, बल्कि बड़े सौभाग्यशाली मैं हूं कि उस दिन के बाद से आज तक मैंने अपने परिवार से कभी 1 रुपया लिया नहीं है, दिया जरूर है। अब शुरुआत होती है यहां से कि वेस्टीज, यहां तक थी मेरी जिंदगी। अब आते हैं वेस्टीज की बात करते हैं। तो जब मैंने वेस्टीज को इन सारे चैलेंजेस के बाद अडॉप्ट कर लिया, तब मैंने अपनी जिंदगी को असली रूप में सोचना शुरू किया और तब जाकर के लास्ट में धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक बहुत गजब की बात हुई कि जब पहले महीने मैंने शुरुआत किया था तो मेरे पास कोई सुनने को ही नहीं था। क्योंकि आज आपके लिए जैसे लॉकडाउन है, मेरे लिए तो आज के 10 साल पहले भी लॉकडाउन था भाई। मैं तो किसी को देख ही नहीं पाता था, मैं कहीं निकल पाता नहीं था, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं होता था। बहरहाल मोहल्ले में धीरे धीरे 1 2 4 10 लोगों से बातचीत करते करते कुछ लोगों ने प्रोडक्ट के ऑर्डर दिए। 4 दिन बाद मैंने रमेश सर को फोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने कुछ लोगों से ऑर्डर लिया है और पेमेंट भी लिया है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ सर, मैंने कह दिया कि पहले पेमेंट दीजिए, बाहर से प्रोडक्ट आता है, मैं आपके लिए प्रोडक्ट मंगा दूंगा, एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कोई बिजनेस की बात? मैंने कहा कोई बिजनेस मैं जानता ही नहीं हूं, मैं तो बस अभी प्रोडक्ट जानता हूं, मैं प्रोडक्ट की बात किया हूं। और सर मेरे पास अभी 8,000 रुपए हैं जिसका मुझे प्रोडक्ट लेना है। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। मैंने उनको सारे प्रोडक्ट नोट करा दिए, मैंने कहा ये सारा प्रोडक्ट इंतजाम कर दीजिएगा, मैं आपसे प्रोडक्ट। आज हम सब लकी हैं माय डियर सर कि आज जगह जगह वेस्टीज की डीएलसीपी है, मिनी डीएलसीपी है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। आप जरा सोचिए ना, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था तब ऑनलाइन फैसिलिटी थी ही नहीं। फैजाबाद में ऑफिस था, कानपुर में ऑफिस था, इस तरह की व्यवस्थाएं थी और मुझे फैजाबाद से माल लेना पड़ता था। आप जरा सोचिए, मेरे घर से तकरीबन 200 कुछ किलोमीटर की दूरी है। आप जरा सोचिए कि अगर आज आपको 2 किलोमीटर जाना रहता है, 5 किलोमीटर जाना होता है तो आप कहते हैं बहुत दूर है। अगर मैंने उस समय ये बात सोची होती तो क्या आज आप सब मुझे सुनते? शायद नहीं, क्योंकि मैं होता ही नहीं। अब मैंने काम शुरू किया, धीरे धीरे मेरा सब कुछ शुरुआत हो गया। अब मैंने सर से कहा मुझे प्लान दिखाना सिखा दीजिए, क्योंकि उनसे मैंने यही पूछा था कि इस काम को करने के लिए जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लान दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो देख पाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा भाई देखना थोड़े, दिखाना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हमको देखना नहीं है, आप दूसरे को दिखाना है। तो उन्होंने कहा हाँ दिखाना है, देखना थोड़े है। मैंने कहा ठीक भाई, बताओ दिखाना कैसे है। तो उन्होंने एक पेपर लिया, एक पेन लिया और मुझको लिख करके प्लान बताया। कहा समझ में आया? मैंने कहा हाँ भाई समझ में आया, लेकिन एक बार और। उन्होंने एक बार और दिखाया। अब ऐसे कर करके उन्होंने मेरी प्रैक्टिस कराई। आप जरा सोचिए कि उन्होंने मेरे सिखाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मेरी सफलता का सबसे बड़ा जो योगदान है वो रमेश जी का है। अगर रमेश राय नहीं होते तो बताइए मेरे जैसे अंधे को कौन सिखाता? लोग कहते पागल हो, इतना पका देगा वो, इतना बार उसको रटाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो उनको भी सैल्यूट मैं करता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने इतना प्यार नहीं दिया होता, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया होता, मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया होता, तो शायद एक क्राउन के रूप में मैं आपके बीच में नहीं होता। उसके बाद मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, एक को दिखाया। लोगों ने कहा अरे इरशाद भाई कहाँ आपका दिमाग खराब है, खुद तो दिखाई देता नहीं है, कहाँ आप इस चक्कर में पड़ गए हैं, अरे ये सब फालतू काम है, ये सब टोपी पहनाने वाला काम है। ऐसे कुछ लोगों ने मुझे सवाल किए, अजीब सी बात हुई, लोगों ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया
लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 20 लोगों को प्लान दिखाया और 20 ने ना कर दिया। आप जरा सोच के देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 4 5 6 लोगों से बात कर लेते हैं, कहते भाई बेकार है, कोई सुनता उनता है नहीं। 21वें आदमी को जब मैंने प्लान दिखाया तो उन्होंने कहा इरशाद भाई काम तो ठीक लग रहा है। मैंने कहा भाई आपकी आंख और हमारा साथ अगर दोनों मिल जाए तो हम दोनों भाई मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे साथ फॉर्म भरने का निर्णय लिया और फिर मैंने रमेश सर से उनकी मुलाकात कराई। धीरे धीरे काम आगे बढ़ा और आज आप सबकी दुआओं से ना कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया और नेपाल जैसे देशों में भी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के अगर राज्यों की बात करूंगा माय डियर सर, तो आज हिंदुस्तान में हमने यूपी से शुरू किया था। आज यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगर आप बात करेंगे तो बंगाल और आसाम जैसे राज्यों में भी मेरा व्यवसाय है। तो अगर एक बात सोच के देखिए कि मेरे जैसा इंसान अगर इस व्यवसाय को कर सकता है तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बस एक जबरदस्त निर्णय लेने की जरूरत है। अब जब यहां से काम शुरू हुआ तो काम बहुत आसान नहीं था। काम बहुत आसान नहीं था। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए। अगर इश्क किया है तो आग के दरिया में डूब के तो आपको जाना ही है। मैंने जो है इस काम को किया, लेकिन मेरे साथ चैलेंजेस क्या क्या आए, आइए आगे बात करते हैं। जिंदगी में हुआ क्या कि जब मैंने इस काम को शुरू किया तो दूसरे तीसरे महीने तक तो कोई सुनता नहीं था। चौथे महीने मैंने सिल्वर किया और जिस महीने सिल्वर कर रहा था मुझे यकीन हो गया था कि इस महीने मेरा सिल्वर हो जाएगा। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत कड़ी धूप में भी पैदल चलता था, क्योंकि भाई मैं साइकिल चला नहीं सकता था, बाइक चला नहीं सकता था और इतना पैसा था नहीं कि किसी को हमेशा रोज रोज कहता भाई आओ चलो। तो 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पैदल जाता था प्लान दिखाने के लिए। 5-5 किलोमीटर तक पैदल चला हूं प्लान दिखाने के लिए। जा रहा था, एक मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया और मैं गिरा और बेहोश हो गया। मुझे ऐसा लगा कि साला मेरे पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन शुक्र है उस परवरदिगार का कि उसने मुझको वहां भी सही सलामत रखा। आधे घंटे बाद जब मुझे होश आया, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने सबसे पहले अपने पैर की उंगलियों को हिलाया, लगा हाँ पैर की उंगली हिल रही है, क्योंकि ऐसा मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था कि अगर पैर टूट जाता है तो पैर की उंगली हिलती नहीं है। फिर मैंने पैर को मोड़ा, धीरे 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 मुड़ गया और फिर मैंने थोड़ा सा मालिश वगैरह किया अपने से। फिर मैं उठ के बैठा, खड़ा हुआ और आप यकीन मानिए मैं उसके बाद फिर से गया प्लान दिखाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि वहां हिम्मत हार गया। माय डियर सर, गया, प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग हुई, सब कुछ हुआ और चौथे महीने मैंने सिल्वर किया। चौथे महीने जब सिल्वर किया तो बड़े मजे की बात कि 12,500 का चेक बना, लेकिन मैंने अपना पैन कार्ड नहीं लगाया था, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं इतना तेज ग्रो कर जाऊंगा। लेकिन वो तो मैं जानता था कि मेरी जिद थी कि 1 साल में दिखाना है। अब 12,500 का चेक बना, कट पीट के आया 8,000 कुछ 100 रुपए, क्योंकि पता चला कि भाई 20% तो सीधे सीधे फ्लैट टीडीएस कट गया है। तो जिंदगी में एक सबक सीखने को मिला, लेकिन बड़ा अच्छा था। लेकिन बाद में पता चला कि वो फ्लैट टीडीएस रिफंड आता नहीं है। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका था, उसमें क्या किया जा सकता था। और उसके बाद फिर आगे बढ़ा। जब चेक आया तो मैंने अपनी माँ को ले जाके दिखाया। मैंने कहा मम्मा ये मेरी चेक आई है। और तब जरा माँ की खुशी देखिए, इसी को कहते हैं माँ। उसने कहा बेटा ये तेरी आमदनी है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ये हर महीने आएगी? मैंने कहा हाँ जरूर आएगी, अगर मैं ऐसा ही लगातार बिजनेस करता रहा तो। अगले महीने फिर से मैं बिजनेस किया, लेकिन थोड़ा बिजनेस में लड़खड़ाहट आने लगी। मैंने रमेश सर को
25 तारीख को फोन किया। मैंने कहा सर लग रहा है इस महीने में नॉन क्वालिफाई हो जाऊंगा क्या? उन्होंने कहा हाँ नॉन क्वालिफाई हो जाओगे। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं भाई। फिर फोन कट गया। रात को 10 बजे उन्होंने फोन किया, कहा भाई क्या हाल है? मैंने कहा भाई ठीक ही है। उन्होंने कहा तू सुबह से उदासी है क्या? मैंने कहा क्या बोलूं आपको। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, जब तू अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नॉन क्वालिफाई हो जाऊंगा तो तू नॉन ही क्वालिफाई हो जाएगा ना। मैंने कहा तब तो तू आज से ये कहना शुरू कर कि मैं क्वालिफाई हूं और मैं बहुत मजे से हूं, बहुत मस्त जिंदगी जी रहा हूं। मैंने कहा इससे क्या होगा, ये कहने से थोड़े कुछ होता है। कहा बेटा कहने से ही होता है, कहो। तो मैंने अपनी अपलाइन पे ब्लाइंड बिलीव किया, मैंने ये कहना शुरू किया और उन्होंने कहा जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको रास्ता बताएगा कि बिजनेस कैसे आएगा। और आप यकीन मानिए कि 25 तारीख तक 1500 पीवी हुई थी और मात्र 5 दिन में मेरी जो बिजनेस थी वो क्वालिफाई हो गई। मैं फिर से क्वालिफाई हो गया, लेकिन इस बार चेक छोटी आई। मेरी माँ ने कहा देखा इसीलिए मैं कहती थी ये सब बेकार के काम हैं। मैंने कहा मम्मा यही तो ये बिजनेस है। और वो दिन और आज का दिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नॉन क्वालिफिकेशन नहीं देखा है। मैं कभी आज तक सिंगल 1 मंथ गौरव भाई कभी नॉन क्वालिफाई हुआ ही नहीं हूं। मुझे पता ही नहीं कि नॉन क्वालिफाई होता क्या है। मैंने हमेशा अपने लेवल को मेंटेन किया है, लेवल को क्वालिफाई किया। ग्रेट इरशाद भाई, ग्रेट। उसके बाद मैं वहां से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते गया जो है तकरीबन 8वें महीने जो मेरी चेक थी वो 11,000 से 25,000 रुपए पे पहुंच गई और 12वें महीने की जो मेरी चेक थी वो 50,000 रुपए की हो गई। ये 50,000 रुपया जब आया तो मैंने अपनी मम्मा को ले जाके दिखाया, क्योंकि हर महीने चेक तो उन्हीं को देना था, बैंक में तो वही डालती थी। और तब फंड ट्रांसफर मैं कराता नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे समझाया था कि ये जो तेरी चेक आ रही है ठीक है, ये चेक को दिखाने का जरूरत है। तो मैं सोचता था, उतना ज्ञान नहीं था गौरव भाई उस वक्त। मैं सोचता था कहीं बैंक में मंगा लूंगा तो कागज वगज तो कुछ रहेगा नहीं, दिखाऊंगा क्या, तो मैं चेक ही मंगाता था। तो चेक आया, मेरी माँ के पास गया, मेरी माँ ने देखा, वो बड़ा खुश हुई। अब 365 दिन हो चुके थे। मैंने अपनी मम्मा से कहा, क्योंकि मैं अपने पापा से इन सब बिंदुओं पे बातचीत करता नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि मम्मा अब हमारा आपका हिसाब हो सकता है, 365 दिन हो गए हैं और अगर आप जैसा आज्ञा करें मैं वैसे ही करूंगा। मेरा विचार है मुझे इस चीज करना चाहिए। अगर आप हिसाब देख लीजिए पूरा 1 साल का। आप जरा मेरी माँ का जवाब सुनिएगा। मेरी माँ ने कहा बेटा 30 साल हो गए नौकरी करते, आज तक तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में 1 महीने में 50,000 कमाया नहीं। तेरा ये काम बड़ा शानदार है जो तुझे 1 साल में 50,000 देता है। बेटा इस काम को दिल लगा के कर, एक समय आएगा जब ये तुझे 5 लाख महीना देगा और लोग भूल जाएंगे कि तू अंधा है। लोग तेरे शर्ट की बटन बंद करने को तैयार रहेंगे, लोग तुझे जूता पहनाने को भी तैयार। तू भूल जाएंगे बेटा कि तू अंधा है। तू इस काम को दिल लगा के कर, और अगर तेरे पापा भी डायरेक्ट आके मना करें ना, तब भी तू इस काम को छोड़ना नहीं। माय डियर, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, ये वही माँ जिसने आज के मात्र 1 साल पहले किस बात पे बहस किया था कि नहीं करना है, ठीक 1 साल बाद वही माँ क्या कह रही है, बेटा इस काम को छोड़ना नहीं है। तो माँ कभी गलत नहीं थी, पहले भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं है। एक्चुअल में माँ तो माँ है, वो पहले भी चाहती थी कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। उसको इस बात का विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, फेथ नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उन दिनों जो डायरेक्ट सेलिंग थी वो इतना हिंदुस्तान में ग्रो नहीं की थी, इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे कि लोग बिलीव कर पाए, और बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया था।
इस इंडस्ट्री के नाम पर उल्टा पुल्टा काम करके, बहुत सारी मनी सर्कुलेशन का काम करके, पिरामिड प्लान करके इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया था। बट मैं थैंक्सफुल हूं मिस्टर गौतम बाली जी का, जिन्होंने एक बड़ी सोच के साथ वेस्टीज की शुरुआत किया, और वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म ने ना कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे एशिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बेंचमार्क बनने का काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज लाखों रुपए महीने की आमदनी है मेरी। अगर आप बात करें तो मैंने इसके कार फंड से 2 कारें ली हैं। मैंने पहली कार इस अपने बिजनेस के 21वें महीने में ले लिया था, क्योंकि मैंने 18वें महीने में स्टार्ट कर लिया था, और जो है कार फंड से मैंने 21वें महीने में जो है कार ले ली थी। पहली कार मैंने फोर्ड की फीगो टाइटेनियम लिया, तकरीबन 1,80,000 किलोमीटर तक चलाया। जब उस कार को मैंने लिया था तब भी लोगों ने बड़ा मजाक मेरा उड़ाया था। क्यों? क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि जैसे ही मेरा 1 साल पूरा हुआ, उसके बाद मेरी माँ की तबीयत खराब हुई और मेरी मम्मा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी, और मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आज भी करता हूं, क्योंकि मैं उससे मुकर नहीं सकता। उसके बाद आगे चला, बहुत सारे ठोकरों को खाया, बर्दाश्त किया, ठोकर लगी, ट्रक से लड़ गया, सर फट गया, 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। ये सारे चैलेंजेस मेरे साथ आए, मेरी कुछ टीमें टूट गईं, फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक बात समझी कि ये इंडस्ट्री कभी फेल्योर नहीं करती। इस इंडस्ट्री में कोई फेल नहीं होता, इस इंडस्ट्री को लोग सिर्फ गिव अप कर देते हैं। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, किसी को 1 साल में मिलेगी, किसी को 5 साल में मिलेगी, किसी को 10 साल में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। मैंने भी यही सोच के इस इंडस्ट्री को अपनाया था कि आंख वाले 5 साल में 1 लाख कमाते हैं, इरशाद अंधा होके 10 साल में 1 लाख कमाएगा, लेकिन कमाएगा जरूर, कमाएगा जरूर। और यह मेरा विश्वास है जिसने आज मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब किया। मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 4 चीजों पे विश्वास कीजिए, क्योंकि याद रखिए, साधारण काम वही करता है जो जिसके पास स्किल और टेक्निक होती है, लेकिन जो आपको और दुनिया को असंभव लगता है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के बदौलत किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फेथ की बदौलत किया जा सकता है। और आपको फेथ करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, किस पे? सबसे पहले ऑलमाइटी पे, उस अल्लाह पे, उस ईश्वर पे, उस गॉड पे, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत है वो आपकी मां से 70 गुना ज्यादा है। वो आपको इतना प्यार करता है, वो कभी नहीं चाह सकता कि आपका बुरा हो, इसलिए आप उस पर फेथ करिए। दूसरा, आपको फेथ करना होगा अपने माँ बाप पे, गर्व करना होगा अपने माँ बाप पे, चाहे आपके माँ बाप जैसे। तीसरा, फेथ करना होगा आपको अपने टीचर पे, अपने गुरु पे, अपनी अपलाइन पे, क्योंकि आपका सच्चा अपलाइन कभी आपको डुबो नहीं सकता। मैंने अगर अपनी अपलाइन पे फेथ नहीं किया होता तो आप जरा सोचिए, क्या आज मैं आपके बीच होता? और चौथा, फेथ करना होगा आपको अपने आप पे, क्योंकि अगर आप अपने आप पे फेथ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस कामयाबी की ओर लेके कोई जा सकता है तो वो आप खुद है। तो आपको अपने आप पे फेथ करना होगा। अब बात आती है मैंने क्या किया। माय डियर सर, मैं आप सबको बहुत ओपन माइंड होकर के ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने पहले दिन से अपनी अपलाइन पे 100% बिलीव किया, 99% नहीं, क्योंकि याद रखिएगा 100% बिलीव आपको सफलता दिलाती है, लेकिन 99% बिलीव आपको फेल्योर करती है। तो मैंने 100% बिलीव किया अपनी अपलाइन पे, 100% बिलीव किया अपनी कंपनी के सिस्टम पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे,
कंपनी के मैनेजमेंट पे और कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे। मैंने 100% बिलीव किया अपने आप पे, अपने काम पे। मैंने कभी डाउट नहीं किया और मैंने कभी इस काम को एक गेम की तरह नहीं खेला कि करके देखते हैं, खेल के देखते हैं, हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक, देखा जाएगा, कुछ और कर लिया जाएगा। मैंने कभी इसको पार्ट टाइम की तरह नहीं किया कि हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे। इस सोच को बदलना होगा, आपको बिलीव करना होगा और सीखना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि जरा सोच के देखिए, हम 20 से 25 साल अपनी पढ़ाई करते हैं एक नौकरी की तैयारी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब। हम अगर दुकान भी खोलते हैं तो हम बहुत सीखते हैं तब दुकान खोलते हैं। माय डियर सर, आप जरा सोच के देखिए ना, ये इतनी जबरदस्त, इतनी पॉइनियर, इतनी शानदार इंडस्ट्री जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री आपको बगैर सीखे दे देगी? आज तक मैं सीखता हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं और आजकल मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहा हूं। आजकल मैं YouTube पे कैसे वीडियो डालना है वो भी सीख रहा हूं, फेसबुक पेज पे लाइव कैसे आना है वो भी सीख रहा हूं। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है। आज कोविड की सिचुएशन है, हम फिजिकली किसी से नहीं मिल सकते हैं, तो हमें अपनी टीम को ग्रोथ देना है, हमें अपनी टीम को हेल्प करना है। और इसके लिए मैंने फेसबुक पेज अपना बनाया है, सैयद इरशाद अहमद। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, सैयद इरशाद अहमद। और अब मैं उन पे बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। मैंने जूम पे मीटिंग शुरू किया है, मैंने ये सारे स्किल सीखे हैं, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि दुनिया को इससे मतलब नहीं है भाई कि मैं अंधा हूं कि आंख वाला हूं। उससे ये मतलब है कि अगर मेरे कंट्रीब्यूशन से उसकी जिंदगी बदलेगी तो वो मेरे साथ आएगा, वो मेरे साथ आएगा। तो मैं सीख रहा हूं और सीखने पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बुक रीडिंग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे इतना बात कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी बदली है, मेरे परिवार की जिंदगी बदली है और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ मेरे विश्वास की बदौलत। इस कोविड सिचुएशन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए ना, क्या जमाना है। आज नौकरी वाले कितने लोगों के जॉब चले गए, दुकान खुल नहीं रही है, लोगों के प्रोफेशन चल नहीं रहे हैं। आज उनके घर के हालात क्या हैं? और ऐसे समय में ये इंडस्ट्री हम सबको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रही है। हम ऑनलाइन सब कुछ कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है, सर्विसेज अवेलेबल हैं। बस ये इंडस्ट्री एक चीज चाहती है, आपका डेडिकेशन। ये इंडस्ट्री एक्सक्यूज नहीं खोजती है, क्योंकि एक्सक्यूज देने वालों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं बनी। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज देना शुरू किया तो ये इंडस्ट्री आपको बाहर कर देगी। तो जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि एक ही परिस्थिति में इंसान या तो रिकॉर्ड बनाता है या तो खुद को तोड़ देता है। ये फैसला आपको करना है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे या खुद को तोड़ेंगे। ये फैसला आपको करना है। परिस्थिति अलग नहीं होती, परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिखा सकता, वरना आज इस दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं जिनकी सेम सिचुएशन थी, बट एक ही सिचुएशन में किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा और किसी ने अपने आप को तोड़ लिया। आपको यह तय करना है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि अपने आप को तोड़ेंगे। मैं आप सबसे लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि इस कोविड की सिचुएशन में अपने आप को बचा के रखिए। ये सब आप सबकी दुआओं की देन है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, करीब 18 दिन तक मैं ऑन बेड था, लेकिन हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और हमारे पर्सनल डॉक्टर्स की सलाह, इन दोनों ने मिलकर मुझे फिर से खड़ा किया, स्वस्थ किया, सुरक्षित रखा। आज वेस्टीज के एयर प्यूरिफायर की देन है कि मैं तो ग्रसित हुआ, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे।
और मैं आप सबको इतना कहना चाहूंगा कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, इस कोविड को लेकर बहुत ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि ये समय है, आया है, बस आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। स्वस्थ रहिए, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को यूज कीजिए और लोगों को यूज करने के लिए प्रेरित कीजिए, हैंड सैनिटाइज करिए और आप जो है अपने आप को क्लीन रखिए, हाइजीन में रखिए और मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि आप सब ने अभी सुना है, आईसीएमआर की ये स्टेटमेंट है कि ये वायरस एयरबॉर्न हो चुका है, हवाओं में फैल रहा है। तो आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करिए, बाहर सुरक्षित तरीके से निकलिए, जितना कम हो सके उतना निकलिए, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से आप सबकी जिंदगी खुशहाल बनेगी। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना है, इतना सम्मान दिया है, मैं आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं थैंक्सफुल हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। विश यू वेल, थैंक यू। थैंक यू इरशाद भाई, आज का सेशन सच में बहुत कमाल का था और जो आपने जिस ऊर्जा के साथ लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया उसके लिए सच में आपको सैल्यूट है, हैट्स ऑफ। मैं एक मैसेज जो खास करके आपके लिए आपकी अपलाइन ने भेजा है मैं आप तक फॉरवर्ड जरूर करना चाहूंगा। रमेश राय नारायण जी, क्योंकि कोई किसी कारण से वो बिजी थे इसलिए वो मीटिंग में अब नहीं है, वो लगभग 80% मीटिंग में थे और उन्होंने स्पेशली मुझे एक मैसेज भेजा है कि मेरे नेटवर्क में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इरशाद अहमद जो आज इस मुकाम पर है वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी का सपोर्ट लिया, वो इसलिए है क्योंकि वो इस लायक है और उन्होंने इसके लिए वैसा ही काम किया है। तो सच में मैं कहता हूँ एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन के लिए इस तरह के भाव रखे, ये बहुत कमाल की बात होती है और आप डिजर्व करते हैं और आपने वो चीज को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा और आपकी अपलाइन की ब्लेसिंग आपके साथ कितनी है ये जरूर मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात आप तक शेयर की। सर मैं तो उनका हमेशा से ऋणी हूँ और मैं उनका हमेशा से आभारी हूँ। मैं उनका कभी थैंक यू कह के भी मैं उनका कुछ अदा नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे गार्जियन भी हैं और वो मेरा हृदय भी जानते हैं और मेरी नीयत भी जानते हैं, मैं उनको क्या समझता हूँ, क्या कहता हूँ, ये उनको पता है। तो ये सब उनका प्यार है, विश्वास है, जिसने मुझे आज इस लायक बनाया है। इरशाद भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी एनर्जी के साथ इन सब चीजों को कर पाते हैं और आपकी मुश्किलें तो वाकई बहुत थी। मैं कुछ लोगों को आपके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले कनेक्ट करना चाहूंगा, हमारे बीच में सुनील कुमार आंख का गोला है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूं और मैं उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहूंगा। सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू गौरव सर, मुझे मौका देने के लिए। और सच में इरशाद सर का आज ये पूरा इवेंट बहुत ही अमेजिंग रहा इरशाद सर। और थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू इरशाद सर। और मैं आपसे पर्सनली मिला हूँ और आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन मैंने सुना था बहुत सारे लोगों से। हमारे दीपक सूद सर हमेशा आपका एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन मैं लाइव मिला तो मुझे एहसास हुआ कि यार लोगों की आंख में अगर एक मिट्टी का दाना गिर जाता है तो लोगों की इतनी तकलीफ हो जाती है, रोना रोने लग जाता है। और इरशाद भाई जो दोनों नजरों से देख नहीं सकते, उन्होंने वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन के और लाखों रुपए का चेक लेके इंस्पिरेशन नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक नया सवेरा भर दिया है। थैंक यू इरशाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा था पूरा जूम जाम पैक्ड था, लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी और लोग बड़ी देर से एक घंटे से ट्राई कर रहे थे, फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा था और लास्ट तक हाउसफुल रहा। सो ये एहसास कराता हम सबको कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी। थैंक यू इरशाद सर, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुनील जी, आज का जो सेशन है वो स्पेशली रात को 9 बजे जो है वो अपने YouTube चैनल पे प्रीमियर कर दूंगा ताकि सभी लोगों को वो देखने को मिल जाएगा, ताकि जो लोग मिस, क्योंकि मेरे पास 40 से ज्यादा मैसेज आए हैं अलग अलग लोगों के जिनका ये कहना है कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं आज शाम को
इस सेशन को जरूर लाइव कर दूंगा। और मैं कुछ लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगा, शेष लता जी, और शेष लता जी के बाद मानवी जोशी जी को। शेष लता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और सर आपका सुन के आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी सिर्फ आपने एक जो निर्णय लिया था और उस निर्णय पे आप मतलब डटे रहे और आप कामयाब हुए सर। और मुझे ये लगता है कि जब आप यहाँ पे वेस्टीज में कामयाब हो सकते हैं तो हम जैसे लोग जरूर कामयाब होंगे सर। और बिल्कुल मुझे आपके बिल्कुल सुन के अच्छा लगा। बिल्कुल और होंगे। सर आप बताइए जी, बताइए सर। शेष लता जी, कोई सवाल पूछना है तो बोलिए। सर इसमें कामयाबी के लिए सर मतलब किस तरीके से मतलब बिजनेस को ग्रो करना चाहिए सर? सिंपल सी बात है, अपनी अपलाइन को अपना हाथ कस के पकड़ा दीजिए और जी अपलाइन जो कहे जी उसके बगैर इफ बट यट के किंतु परंतु लेकिन वेकिन किनारे करिए। और जो कहे आंख बंद करके उसी राह पे चलिए। अगर वो आपको कहता है आग पे चलो, आपको लगता है कि आप कह रहे हैं आग पे चलो, मत सोचिए आग पे बिल्कुल चलने सर, के लिए कह रहा है, चलना है चलना है चलना है बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस। हाँ सर, बस सुन के आपको बहुत अच्छा लगा सर। और कामयाब हम लोग जरूर होंगे सर। थैंक यू। मैं अगली आवाज के लिए अनम्यूट करने जा रहा हूँ यहाँ पर मानवी जोशी। मानवी जी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं मानवी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मानवी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और सच में आज हमें सर से सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग है, क्योंकि रियल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी सर ने हार नहीं मानी, अपने अपलायंस को ट्रस्ट किया, बिलीव खुद पे किया, गॉड पे किया। और ये चीजें बहुत ही हार्ट टच हो गई है। और हमें कभी कभी हम निराश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में थक जाते हैं, बट सर को देख के नहीं लगा, सर बिल्कुल भी नहीं थके। आज फिर से ये लगा ऐसे सेशन बार बार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, तो हमें ऐसे जो हमारे बीच के जो लीडर्स हैं उनको सुनते हैं तो हमें भी अंदर से मोटिवेट होता है कि नहीं नहीं, हमें भी हार नहीं मानना है, हमारे सिस्टम इतना मजबूत है, हमें आगे बढ़ते रहना है और सफलता पाना है। तो थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और मैं अगली आवाज के लिए कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे बीच में है भूपेंद्र त्रिपाठी जी। भूपेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, अब आप बोल सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इरशाद सर जी आप तो हमारी शान है, जान है, टीम हैप्पी वॉरियर की जान है सर। अभी मैं पूरी मीटिंग आपको सुन रहा था और जब जब मैं सुनता हूँ आपको तब तब कुछ ना कुछ अलग से आपको मिलता है सर। त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 3 से 4 बार मैं आपको सुन चुका हूँ, लेकिन इस बार जो मिला सर ना, वो काबिले तारीफ सर। मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है इसको सुन करके सर, कि अगर यही कहानी मैं हर बार सुनता हूँ, लेकिन सर जब जब सुनता हूँ तब तब कुछ ना अलग, कुछ मुझे अलग मिलता है सर। सर तो क्या करूं, अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊं ना जी सर। तो जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं और इस प्रकृति ने जितने चैलेंज मुझे दिए और फिर मैं उसको हैंडल करके बाहर आया ना, तो मुझे कम जी से सर। कम अपनी इस जीवनी को बताने के लिए अब 10 साल का सफर मैं आपको 1 घंटे में कैसे सुना सकता हूँ। नहीं सर, आप आइडियल हैं, हम लोगों के सबके लिए आइडियल है सर। तो अगर आप इसलिए क्राउन जा सकते हैं तो यहाँ से हर आदमी क्राउन जा सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत चैलेंज दिया इस प्रकृति ने, बहुत परीक्षाएं ली हैं, लेकिन बड़ा जी सर। पुरस्कार भी दिया उसको। नहीं सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर, आपके थैंक यू जज्बे सर, को सल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, अगली आवाज के लिए मैं अनम्यूट करना चाहूंगा शफीक अली जी को। जस्ट 1 मिनट। शफीक अली जी। शफीक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपकी टीम से नहीं हूँ मैं, लेकिन आपके इरशाद जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैंने जब वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया था तो अचानक मुझे कहीं से एक वीडियो मिली थी जिसमें वेस्टीज के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। और फिर मेरी जिंदगी में वेस्टीज आया अब से 8 महीने पहले। मेरा लेवल इसको डॉक्टर का है, लेकिन इरशाद सर की सेकंड मीटिंग आज मुझे दोबारा सुनने को मिली है। तो थैंक यू सो मच। आज मैं इरशाद जी से बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को जो आइडियल बनाते हैं, जो जैसे कि मैं इस वक्त मेरे आइडियल वेस्टीज में अगर कोई है तो वो है इरशाद जी।
इरशाद जी की लगभग सभी मीटिंग अटेंड करता हूँ, यूनिवर्सिटी को मैं प्रमोट भी करता हूँ और देखा जाए तो वैसे मैं सेल भी करता हूँ। तो क्या हम किसी जैसे मेरे अपलाइन दूसरी टीम से हूँ मैं, हमारे सरफराज जी मेरे ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, तो क्या हमें और ऐसा क्या करना चाहिए जो हम और जल्दी इसमें ग्रोथ कर सकें? देखिए, चूंकि शफीक भाई, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं आपकी इतनी मोहब्बतों के लिए, आपकी इतनी इनायतों के लिए। ठीक है, मैं आपका थैंक्सफुल हूं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, अब ये जमाना जो है टेस्ट मैच का है नहीं जी। अब सही पूछिए तो ये जमाना अब आ गया 2020 का। टेस्ट मैच देखना कोई बहुत पसंद कर नहीं रहा है ना। तो जमाना 2020 का है और आपसे बस इतना कह सकता हूं कि आप अगर रेगुलर कंटिन्यू कंसिस्टेंस हो करके इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बिलीव कीजिए 3 साल के अंदर आप मिरेकल कर सकते हैं, मिरेकल। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि रातों रात हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो आपकी जिंदगी को रातों रात बदल देगी। लेकिन अगर लगातार आप 3 साल मेहनत करते हैं तो एक रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये गारंटेड। बस आपको जरूरत इस बात की है कि सही मार्गदर्शन में अपनी अपलाइन का अनुसरण करिए, उस पे क्वेश्चन मार्क मत उठाइए, सिस्टम पे डाउट मत कीजिए, सिस्टम पे डाउट मत कीजिए। आप लोग बहुत लकी हैं कि हमारी वॉरियर्स जो है इतना काम कर रही है, इतनी ट्रेनिंग्स लेके आ रही है। रमेश पुनानी सर और मैडम और गौरव भाई और बहुत सारे लोग, है ना। आप जरा सोच के देखिए कि क्या शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। यूथ आइकॉन है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं शफीक भाई। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आप एक काम सिर्फ आपको करना है कि आपको पावर में प्लग लगा देना है। पावर से जुड़ जाइए जी, अपने आप रन करेंगे। जी, जैसे मैंने अपलाइन में कहा था, आप बुक्स रीड करें और कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, जो लीडर जिन्होंने सफलता पाई है उनको फॉलो करें, उनकी जो स्टोरीज है उसको फॉलो करें, उसको शेयर करें। मैं सेम कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग बता रहे हैं, जो आप लोगों ने यहाँ से सीखा है, वो नॉलेज हम तक आएगी और इंशाल्लाह हम लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पे तरक्की पाएंगे। इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात हो गई, स्पेशली थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू शफीक भाई, थैंक यू। अगली आवाज हमारे बीच में वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। मैंने वीरेंद्र सक्सेना जी को अनम्यूट किया है, इसके बाद मीरा बहन को मैं अनम्यूट करने वाला हूं। वीरेंद्र जी आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग इरशाद सर। गुड मॉर्निंग सक्सेना जी। आज मैंने आपकी जो स्टोरी सुनी है वाकई एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, दिल को छू गई। जब आप कर सकते हो तो दुनिया का हर व्यक्ति सर कर सकता है। मैं इरशाद भाई आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ और एक खोई हुई जो ऊर्जा थी वो फिर से प्राप्त हुई। आज मेरे जमीर को और आज मेरे दिल कुछ करने को कह रहा है। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इरशाद सर, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए आप सर कोई एडवाइस दो। जो लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं या जो है छोड़ जाते हैं, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चले चलो कि चलना कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। जी जी। चले चलो कि चलना कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। याद रखिएगा, शॉर्टकट मेक मैन कट शॉर्ट। शॉर्टकट इंसान को कभी कभी बहुत शर्मिंदा कर देता है और लाइफ का शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। और सफलता एक प्रोसेस है, सफलता कोई गिफ्ट नहीं है जो थाली में सजा के मिल जाए। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं सक्सेना भाई, उनकी जिंदगी हमेशा कट शॉर्ट रहती है। ये आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं।
इरशाद भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। इस लॉकडाउन में हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी परचेजिंग, ज्यादा से ज्यादा जॉइनिंग हो, तो किस हिसाब से हमको वो टिप्स दीजिए जिससे हमारा व्यवसाय बढ़े सर। देखिए, सिंपल सी बात है, इस जो पेंडेमिक है इसमें आप, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें कोई बीमार नहीं है, कोई किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। मतलब पूरा हिंदुस्तान आज बहुत परेशान है। तो मैं आपको ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल तो कभी उनको डायरेक्ट हार्ट टचिंग नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप पहले बिजनेस की बात करिए। लेकिन जरा उनसे एक सवाल पूछिए, आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, भाई कैसे हो, क्या है और स्वास्थ्य क्या है, और उसके बाद उनसे कहिए कि हमारे पास जो उत्पाद हैं वो आपको स्वस्थ रहने में और ज्यादा मदद कर सकते हैं। और इस समय तो आपको और पैसे की जरूरत है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मेडिकल फैसिलिटीज कैसे हासिल कर पाएंगे। और इसलिए आपको और भी धैर्य के साथ इन काम को करने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सक्सेना जी। और अगली आवाज के लिए मीरा बहन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इरशाद सर से मेरी बात करवाई, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और इरशाद भाई को आज मैंने सुना तो मेरे सपने जो थे ना उसमें चिंगारी लग गई, मानो जो मेरे सपने बुझ रहे थे उसमें आज चिंगारी लग गई है। कोई इंसान चाहे लाखों चीज जान ले, चाहे वो पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इरशाद भाई को पूरी शिद्दत से सुना है और आज मेरे सपने फिर से जाग गए हैं और मैं भी अपनी मंजिल को पाने में पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। इसलिए इरशाद भाई को और गौरव सर, आपको दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं सर। थैंक यू सर। मैं अगली आवाज के लिए अनम्यूट करने जा रहा हूँ मोहम्मद सरताज जी को। सरताज जी के कई बार मैसेज आ गए मुझे, तो फाइनली इन्हें थोड़ा सा मुझे जल्दी अनम्यूट करना पड़ा। सरताज जी, आप बोल सकते हैं। जी गौरव सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आपने मुझे इतनी जल्दी अनम्यूट कर दिया। सर मैं इरशाद जी से इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि इरशाद जी की वजह से ही आज मैं वेस्टीज के अंदर हूँ। अगर इरशाद जी की मैं मीटिंग नहीं लेता, इरशाद जी को अगर मैं आज नहीं सुनता तो शायद आज मैं वेस्टीज के अंदर नहीं होता। तो इरशाद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई सरफराज ने बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सरफराज ने, मेरे छोटे भाई ने इस बिजनेस को बताया था। मैंने 4 महीने तक उस बिजनेस को नहीं किया था, पर जब से मैंने आपकी मीटिंग लिया, जब से मैंने आपकी कहानी सर सुनी, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं बता नहीं सकता सर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, है ना। आज मेरा लेवल स्टार एक्टर का सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोरी सुनकर मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। थैंक यू सर, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू, थैंक यू सर। गौरव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
इरशाद भाई माफी चाहूंगा, मेरा फोन हैंग हो गया था तो सर्टनली वॉइस मेरी बंद हो गई थी, कोई बात नहीं सर, कोई बात लोगों को परेशान होना पड़ा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि मैं 3-4 मिनट डिसकंटिन्यू था, तब तक एक भी व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं गया। शायद कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर भी लोग एनर्जी ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए इरशाद भाई, मुझे इसमें तो एक चीज और याद आ रही है, अगर यदि आप रेलवे में ही होते, क्योंकि मुझे पता है ये बात शायद सबको नहीं पता, क्योंकि सबने अभी आपकी स्टोरी नहीं सुनी है, आप रेलवे में जॉब करने वाले थे और आप वेस्टीज में आ गए, तो रेलवे में होते तो कोई ये कह सकता था कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो? नहीं। आज सोचिए, आप घर बैठे हैं, आप अपना पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपको कह रहे हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। मेरे हिसाब से पैसे से बड़ी चीज आपने ये कमाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए इस इंडस्ट्री को, गौरव भाई एक्चुअल पूछिए तो मैंने नौकरी नहीं की, क्योंकि मेरे जो ड्रीम थे वो बहुत अजीब से वाले ड्रीम थे, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती है। जब फिजिकली वर्कशॉप, फिजिकली अपना वेबिनार या सेमिनार करता हूँ फिजिकली, तो मैं लोगों को बताता हूँ, मेरी जो सबसे पहली ख्वाहिश थी कि मेरी जो पहचान बने वो मेरे माँ बाप के नाम से नहीं बने, लोग मेरे माँ बाप को मेरे नाम से जाने। और मैं आप सबको बताते हुए बहुत खुश होता हूँ कि ये सपना मेरा मेरी माँ बाप की जिंदगी में पूरा हो गया, कि मेरे माँ बाप को लोगों ने बहुत सारे अननोन प्लेस पे भी लोगों ने पहचाना और उनको रिस्पेक्ट दिया और उनको बैठा के चाय पिलाई, और उनको जो है लोगों ने बहुत सम्मान किया, लोगों ने उनका पैर छुआ। तो जब मेरे माँ बाप को ये सब चीजें मिली तो उनको लगा कि हाँ, लग रहा है मेरा बेटा जो है कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे मतलब बड़ी इज्जत मिल रही है। तो ये सपना मेरा पूरा हो गया था। ये जीवन में आदमी पैसे कमा सकता है, लेकिन ये चीज कमाने के लिए ना उसको कुछ नया करना होता है, और वही चीज यहाँ मिल पाई है। चलिए, मैं एक शख्स और हमारे बीच में है, मिलिंद जी, और मिलिंद जी के लिए कम से कम 20 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तो मैं मिलिंद जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मिलिंद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हेलो। यस सर। जी मिलिंद जी बोलिए। हाँ सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आपको सुनने का मौका मिला, इसलिए वेस्टीज फैमिली का सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। आप एक से एक, आप हमारे एक आइडल है सर। शुक्रिया सर। मैंने एक बात सीखी है आपसे कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, आगे चलते रहना है, जीत अपने आप आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आज आपसे मिला है, तो हम भी इसी तरह से चलते रहेंगे सर, आपका चेहरा ध्यान में लेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मिलिंद जी। और अब एक छोटा सा चैलेंज है कि एक तो मीटिंग हमने 6 बजे तक रखी थी, 6:30 बज गई है और हम में से कोई जाने को तैयार नहीं है। इरशाद भाई को छोड़ने का ना मेरा मन हो रहा है, ना आप में से किसी का मन हो रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ लगभग 15, 16, 17, 18 लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं बात करने के लिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा हो। और मुझे मैसेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्राइवेट पे 20 से ज्यादा मैसेज मुझे आ चुके हैं कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है। तो मैं आप लोगों को मतलब बहुत थैंक्स देता हूं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं इरशाद भाई को। और मैं 1-2 लोगों को ही और अनम्यूट कर पाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों को नहीं कर पाऊंगा। और भाई मैं बीच में इंटरप्ट करूं? जी प्लीज बोलिए। जो लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं उन सब का कार्डियली बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी मोहब्बतों और आपकी इनायतों के लिए।
अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है तो आप जो है पूछ लीजिए, और बाकी आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी मोहब्बतें, ये सब हम तक पहुंच रही हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल आजाद हैं, आप पूछने के लिए पूछ लीजिए। और दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा YouTube चैनल है सैयद इरशाद अहमद, तो प्लीज उसको आप सब सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाइए। आपको मेरी बहुत सारी चीजें वहां पे, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी मैंने उसको नया नया बनाया है, और फेसबुक पेज भी मैंने अभी इसी हफ्ते बनाया है, तो उसको भी आप लाइक और फॉलो करिए। आपको यकीन मानिए कि बिजनेस से रिलेटेड और जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, तो वहां पे हम लोग मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्वच्छंद हैं, आप 10, 20, 25 लोग हो तो भी चलेगा। बाकी शुक्रिया के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं आप सबका, और खास करके अपनी अपलाइन रमेश पुनानी सर का, और मेगा मैम का, और गौरव भाई का, और पूरी टीम वॉरियर्स का मैं थैंक्सफुल हूँ। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। मैं वंदना जी को अनम्यूट करता हूं। मैं 2 लोगों को और अनम्यूट करूंगा, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर पाऊंगा, 2 या 3 लोगों को। तो मैं वंदना जी को अनम्यूट कर रहा हूं। वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर सो मच कि लकी हूँ सर कि मेरा नंबर आ गया सर, बहुत बहुत थैंक यू। और इरशाद में हम बहुत खुशनसीब है सर कि इरशाद जी हमारे मेंटर, ग्रेट मेंटर और अपलाइन भी हैं। और आज की जो मीटिंग है उससे सर से हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आपने गिव अप नहीं किया, मतलब चैलेंजेस तो फेस किए और गिव अप नहीं किया, तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सर, मैं यही बात कहना चाहती थी आप और अगलों को भी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। अगली आवाज के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं हरि किशन जी को। हरि किशन जी कुछ सवाल पूछिए। थैंक्स हो गया, थैंक्स बहुत हो गया, मतलब मेरे हिसाब से आज बहुत क्वांटिटी में कनेक्ट हो गया हमारे पास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा एक सवाल है इरशाद जी से कि इरशाद जी ने जब फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी तो जैसे उन्होंने बताया कि चैलेंजेस आए थे कि वो ब्लाइंड होते हुए भी उन लोगों को वो सवाल जो दे पाए, आंसर जो दे पाए। तो प्लीज मेरी टीम में काफी लोग ऐसे हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर वो बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इरशाद भाई, थैंक यू सो मच। हरि किशन जी, मैं क्या बताऊं वो बताइए। आपने ये कि आपके सामने जब शुरुआत में जो चैलेंजेस आए, जब आपने ज्वाइन किया था, जब आप लोगों को बताने जाते थे और लोग आपकी बात सुनते थे बट आपके साथ ज्वाइन नहीं करते थे, बट बाद में आपने ऐसा क्या बताना शुरू किया कि लोगों ने आपके साथ फटाफट ज्वाइन करना शुरू कर दिया? मेरी प्लीज। देखिए हरि किशन जी, आपके माध्यम से मैं सबको ये बात बताना चाहूंगा जी सर कि जब मैं शुरुआत किया था, तब मैं जब प्लान देता था तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती थी कि ये प्लान मैं कैसे दूंगा। तो मैं लोगों की वॉइस से कनेक्टिविटी नहीं बना पाता था। ठीक है, हम ये सोचते हैं, ज्यादातर शुरुआत में हम ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हम गौरव भाई से अपॉइंटमेंट किए तो हमको ये लगता है कि बस गौरव भाई के पास जाएंगे, गौरव भाई को प्लान दिखाएंगे और गौरव भाई जुड़ जाएंगे, गौरव भाई काम करेंगे और हमको पैसा आएगा। हम में से ज्यादातर लोग यही सोच करके प्लान दिखाने जाते हैं। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सोच लेकर जाने के बाद गौरव भाई भी हमसे बड़े वाले होशियार हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये आए हमको फंसाने, तो हम इनके साथ फंसे क्यों? क्योंकि जो हमारी टॉकिंग एटीट्यूड होती है वो उसी तरीके की होती है कि हमको बस, हम उसी तरीके से बात करते हैं, बस गौरव भाई आप आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिल देख लेंगे, कर देंगे। ठीक है, तो गौरव भाई जब हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं ना, तो गौरव भाई को लगता है अच्छा सुबह से मैं ही मिला हूँ, क्या टोपी पहनाने वाला ये तो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं लोगों के साथ और उनको एहसास दिलाते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं, अभी तक हम बोल रहे थे ये हमारा विचार था, लेकिन जब गौरव भाई बोलेंगे तो ये गौरव भाई का विचार होगा, और जब हम उनके विचारों के हिसाब से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे
तो गौरव भाई को लगेगा हाँ यार मेरे विचार इससे फिट हो सकते हैं, मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो गौरव भाई मेरे साथ आने का निर्णय लेंगे। और मैंने इन्हीं चीजों को, इन्हीं फार्मूलाज को अपनाने की कोशिश की। अब ये फार्मूला थोड़ा सा कुछ स्टेप्स में है, तो मैं उन तमाम स्टेप्स को आपको, आप मेरे YouTube चैनल पे आइएगा, वहां पे आपको ये सब स्टेप्स मिलेंगे। मैं आपको बस इतना ही कहना